चलिए जी, गुड इवनिंग। नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर्स। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी थी इस चैप्टर की, तो आज हमारे नोट्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 8 है, येलो वाली बुक है। ठीक है, लिख लो इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी थी कि डिवेंचर्स क्या होते हैं। ठीक है, डिवेंचर्स कल हमने एक बार के लिए देखा था कि डिवेंचर्स होते क्या है। ये हमने वैसे पहले भी काफी चैप्टर्स में सुन रखा है कि डिवेंचर्स क्या होते हैं। एक तरह से लोन, कंपनी ले रही है लोन, बस उस लोन का एक फैंसी नेम हो जाता है, उसको बोलते हैं डिवेंचर्स। जैसे हम कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है, कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है तो लमसम लोन ले लेती है 1 करोड़ का, 10 लाख का, 5 लाख का। जब हम डिबेंचर्स लेते हैं ना, तो डिबेंचर्स का मतलब भी यही होता है, कंपनी लोन ले रही है, लेकिन लोन ले रही है छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में, क्योंकि वो पब्लिक से लोन लेना चाहती है। तो कोई बंदा 10 रुपए का लोन दे रहा है कंपनी को, कोई 1 लाख का, कोई 10 लाख का, कोई 1 करोड़ का। तो कंपनी अपने इस लोन को एक यूनिट में बांट देती है, उसको बोल दिया जाता है एक डिबेंचर, यानी कि एक लोन का रेट डिसाइड कर लेते हैं। जैसे एक चिप्स के पैकेट का रेट रख लिया 10 रुपए, ऐसे एक डिबेंचर का रेट रख लेती है कंपनी 10 रुपए। कि जो जितने डिबेंचर खरीदना चाहता है, कोई भी पब्लिक, कोई भी पर्सन जितने डिबेंचर खरीदना चाहता है, यानी कि जितने का लोन देना चाहता है। किसी ने एक डिबेंचर खरीदा 10 रुपए का, तो मतलब उसने कंपनी को 10 रुपए का लोन दिया। किसी ने 1 करोड़ डिबेंचर खरीदे, मैं मान रहा हूं कि एक डिबेंचर 10 करोड़ 10 रुपए का है, तो 1 करोड़ डिबेंचर खरीदे, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उसने कंपनी को 10 करोड़ का लोन दिया। लेकिन कंपनी कभी भी एक डिबेंचर सेल आउट नहीं करती, प्राइस जरूर रखती है एक डिबेंचर का, लेकिन मिनिमम एक कोटा रख देती है कि कम से कम 70 डिबेंचर, 100 डिबेंचर तो खरीदने ही पड़ेंगे। तो ये होता है डिबेंचर, जो कंपनी लोन लेती है पब्लिक से या कोई दूसरी कंपनी से ले लेती है। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं जब कंपनी लोन ले रही है तो उसको अकाउंटिंग में बोला जाता है कंपनी डिबेंचर्स इश्यू कर रही है लोन लेने को। ठीक है, इसका दूसरा नाम, सिंपल शब्दों में इसका नाम क्या होता है, लोन टेकन। लेकिन अकाउंट्स में इसका नाम क्या होता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कि कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रही है, यानी कि लोन ले रही है। लोन का दूसरा नेम हो गया डिबेंचर्स। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या टॉपिक सीखने हैं, पहले तो मैं आपके लिए ये क्लियर कर देता हूं। ये चैप्टर बहुत आसान है। अभी तक का हमारा टर्म 2 का सबसे, मतलब सब कंपैरेटिव कॉमन साइज हो गया ना, बस वैसे टाइप का चैप्टर है। शेयर कैपिटल चैप्टर हमने किया था पिछले टर्म में। शेयर कैपिटल चैप्टर का 30% है ये। इसमें फोर फीचर वाला अभी कोई पॉइंट नहीं होता। ठीक है, इसमें 4-5 तरह के टॉपिक्स होते हैं, अभी मैं लिखवा दूंगा टॉपिक्स टू बी कवर्ड में। आज हमने 3 टॉपिक खत्म कर देने हैं। हो सकता है आज मैं आपको क्वेश्चंस ना करवाऊं। आज पहली बार मैं अपने, जैसे हम कॉन्सेप्ट में चलते हैं कि पहले एक टॉपिक फिर उसके क्वेश्चंस, आज मैं वैसे ही अपनी परंपरा तोड़ने वाला हूं। आज मैं पहले ही 3 या 4 टॉपिक्स के नोट्स लिखवाने वाला हूं। क्वेश्चंस कल या अगली क्लास में एक ही बार शुरू हो जाएंगे। सारे टॉपिक्स तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन आज का मेरा एजेंडा थोड़ा सा चेंज रहने वाला है। जैसे मेरा टीचिंग स्टाइल है, आज बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। आज मैं टॉपिक्स ही करवा दूंगा पहले ही। ठीक है, एंट्रीज करवा दूंगा, क्वेश्चंस हो सकता है अगली क्लासेस से शुरू हो। ठीक है, डिबेंचर का एक सिंपल मतलब समझ में आ गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपनी। लास्ट हमारा चैप्टर क्या था, कैश फ्लो। कैश फ्लो के भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो आप लोग 5-7-8 पेज तो बड़े इजीली छोड़ सकते हो, क्योंकि उसके लिए मेरे पास डिफरेंट नोट्स हैं, उससे भी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बेटर रहेगा थोड़े से पेजेस छोड़ दो। जो नहीं छोड़ पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना जैसे आपको ठीक लगे। चलो, ये है कंपनी। कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया, कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए, कंपनी को और पैसों की जरूरत है, तो कंपनी ने बोला एक और दूसरा सोर्स अपनाते हैं, पब्लिक से लोन लेते हैं। तो पब्लिक कभी भी 10 लाख का 1 करोड़ का लोन नहीं दे सकती। पब्लिक के पास, किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज्यादा, तो वो अपने लोन को एक डिबेंचर्स में बांट लेते हैं, और उस डिबेंचर का एक प्राइस, एक यूनिट का प्राइस रख लेते हैं। कि जैसे एक डिबेंचर हो गया 10 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का, कंपनी की मर्जी होती है। फिर वैसे वैसे करके वो कंपनी पब्लिक को बेचती है। तो यहाँ पे देखो पब्लिक है। पब्लिक में कौन कौन लोग हो सकते हैं, पब्लिक में मिस्टर ए, बी, ठीक है, ए, बी, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, कोई भी बंदा हो सकता है। और कौन लोग हो सकते हैं, दूसरी कंपनीज भी हो सकती हैं।
जैसे समझ लो ये कंपनी रिलायंस है, टाटा उसके डिबेंचर्स खरीदना चाहता है, मतलब टाटा कंपनी रिलायंस कंपनी को लोन देना चाहती है, बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है, तो पब्लिक तो अपने समझाने के लिए होता है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ पब्लिक, कोई और लोग भी हो सकते हैं। ये लोग क्या करते होते हैं, ये लोग लोन देते हैं, लोन यानी कि मनी, किसको, कंपनी को, और ये बदले में उनको क्या देते हैं, फिर कोई स्लिप तो देंगे ना लोन के लिए, कोई स्लिप तो देंगे, ठीक है। अब विश्वास पे थोड़ी चलेगा, तो उस स्लिप को बोला जाता है डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स सर्टिफिकेट। पहले नंबर पे पब्लिक ने लोन दिया कंपनी को, दूसरे नंबर पे इन्होंने डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया, तीसरे नंबर पे ये इनको फिर इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे, अगर लोन ले रहे हो तो इंटरेस्ट भी पे करेगा। कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी, जिसने डिबेंचर खरीदे हैं उसको, जिसने एक डिबेंचर खरीदा है तो उसको एक डिबेंचर के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, जिसने जितने डिबेंचर्स खरीदे हैं उतने, मतलब जितने भी अमाउंट का कंपनी को लोन दिया उतने के बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट रेट 8% भी हो सकता है, 10 भी, 12 भी, गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती, कंपनी अपने आप डिसाइड करती है। जिस पर्सन को लग रहा है कि हाँ यार अच्छा इंटरेस्ट है वो ले ले, नहीं तो अपनी मर्जी है। क्या इंटरेस्ट रेट चेंज भी हो सकता है, नहीं, इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है। और ये लोन कितने टाइम के लिए रहता है जी, डिबेंचर्स, मैक्सिमम टर्म ऑफ डिबेंचर्स, मैक्सिमम टर्म ऑफ डिबेंचर्स कितनी होती है जी, 10 ईयर्स। मतलब कंपनी 10 साल से ज्यादा के लिए डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकती, 5-6 साल के लिए कर सकती है, जी हाँ, मैक्सिमम है 10 साल। कंपनी चाहे 1 साल के लिए लोन ले ले, चाहे 2 साल के लिए, फिर 1 साल का इंटरेस्ट पे करके उनको उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, तो वो जो है 30 साल के लिए लोन ले सकती है, यानी कि 30 साल के लिए डिबेंचर इश्यू कर सकती है। जब कंपनी लोन ले रही है, इसको अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं, डिबेंचर इश्यू करना। किसके लिए लाइबिलिटी है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, इट्स लाइबिलिटी फॉर कंपनी। अगर कंपनी ने लोन लिया 1 साल के लिए तो वो करंट लाइबिलिटी हो जाएगी, अगर 1 साल से ज्यादा के लिए लिया तो नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। लाइबिलिटी फॉर कंपनी देखो यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी। समझ आ जाएगा, लोन अप टू 1 ईयर, मतलब अगर कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए हैं 1 साल तक के लिए तो वो कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि 1 साल में मेरे को पे करने हैं, जो भी पैसे 1 साल के अंदर अंदर पे करने होते हैं उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी, मतलब कि तरोताजा लाइबिलिटी, जल्दी पे करने हैं। अगर कंपनी ने 1 साल से ज्यादा के लिए, लेकिन 10 साल तक के लिए, मतलब इसको मैं मोर देन 1 ईयर लिख देता हूं, मोर देन 1 ईयर, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी। यहां तक समझ में आ गया, एक बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिया क्या होता है, जल्दी से नोट डाउन करो। जल्दी से डायग्राम बनाते चले जाओ। कशिश बातें नहीं, वो वैसे बड़ा स्लो करती है, आप उसको बातों में लगा दोगे, थोड़ा सा जल्दी करो। हाँ तभी आपकी पैम्पर्ड गर्ल आई नहीं ना, थक गई होगी। बन गया जी, पहले पे लोन दिया, दूसरे पे कंपनी ने इनको डिबेंचर सर्टिफिकेट्स दे दिए यानी कि डिबेंचर दे दिए, तीसरे पे कंपनी इनको इंटरेस्ट पे करती है। इसका देखा जाए तो चौथा भी सिनेरियो बन सकता है, जब लास्ट में कंपनी इनको पैसे इनके रीपे कर देगी तो वो फोर्थ बन जाएगा। ये सिर्फ एक डायग्राम आपको समझाने के लिए था। उसके बाद लिखो मैक्सिमम टर्म ऑफ डिबेंचर्स, मैक्सिमम टर्म ऑफ डिबेंचर्स 10 ईयर्स। कोई भी कंपनी सिर्फ 10 साल तक के लिए मैक्सिमम लोन ले सकती है, लेकिन अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हुई,
इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सर कौन सी होती हैं? जो बड़ी बड़ी सड़कें, रेलवे, ब्रिज, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाती हैं, बिल्डिंग्स, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं। क्योंकि उनके प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए चलते हैं, इसलिए उनको बोला कि आप 30 ईयर्स तक भी लोन ले सकते हो, मतलब 30 ईयर्स तक भी डिवेंचर इशू कर सकते हो। और ये डिवेंचर जो है वो कंपनी के लिए बेटा लाइबिलिटी होती है। अगर हमें लाइबिलिटी पे करना है विद इन 1 ईयर तो करंट लाइबिलिटी, अगर 1 साल के बाद तो नॉन करंट लाइबिलिटी। चलो अगला मेन अब हम लिख रहे हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं इस चैप्टर में, जल्दी से लिखो। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक हमने करने हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। चैप्टर का जैसे नेम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की क्या करनी है हमने? जर्नल एंट्रीज। मतलब इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज ही हैं बस, और कुछ नहीं है। किसी किसी क्वेश्चन में छोटी सी बैलेंस शीट बनाने के लिए आ सकती है, अदरवाइज नहीं। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में क्या है, आप इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार पे भी कर सकते हो। एट पार का मतलब है 10 वाला डिबेंचर 10 रुपए में इश्यू करना, ना सस्ता ना महंगा। एट पार के अलावा और क्या ऑप्शंस होते थे शेयर कैपिटल के चैप्टर में? एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब है 10 रुपए का डिबेंचर है, आप 12 रुपए में इश्यू कर रहे हो, 10 वाला डिबेंचर 12 में। और तीसरा क्या होता था? एट डिस्काउंट, 10 वाला 9 रुपए में। एक शेयर्स पे ना एक क्वेश्चन आता था, शेयर्स पे एक टॉपिक था शेयर कैपिटल वाले में, शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते थे, डिबेंचर्स कर सकते हैं। ये पेपर का क्वेश्चन है, याद रख लेना, यहाँ पे लिख देना। बट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। बट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। चलो सेकंड टॉपिक हम करेंगे यहाँ पे। पहला हो गया इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, फिर है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर मतलब कंपनी डिबेंचर दे रही है, यानी कि लोन ले रही है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, याद करो शेयर कैपिटल चैप्टर में होता था। यस, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब आप लोगों ने डिबेंचर इश्यू किए, कंसिडरेशन होता है किसी के बदले में, मतलब आपने एसेट्स खरीद ली, बदले में उसको पैसा नहीं दे रहे, उसको डिबेंचर दे दिए। ठीक है, शेयर कैपिटल चैप्टर में भी आया था ये टॉपिक, एग्जैक्ट वही है, एक सिंगल पैनी भी चेंज नहीं है इसमें, बस वहां पे शेयर कैपिटल लिखते थे, यहाँ पे डिबेंचर लिखेंगे, बाकी टॉपिक सेम है। तीसरा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज। मतलब कोई सामान गिरवी रख के आपने लोन लिया, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स मतलब डिबेंचर इश्यू किए, लोन ले रहे हो फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल का मतलब होता है कुछ गिरवी रख के। फोर्थ टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। फोर्थ टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, 4 दिन में खत्म हो जाएगा, 3-4 दिन में। इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इंटरेस्ट मेरे को बताओ कौन किसको देगा, देखें आपको अभी तक पता चला? कंपनी देगी डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, अब मैं वर्ड चेंज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को समझाने के लिए पब्लिक वर्ड यूज करना था। जिसने भी डिबेंचर खरीदे उसको डिबेंचर होल्डर बोल दिया जाता है। तो कंपनी किसको पे करेगी? डिबेंचर होल्डर्स को। इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स एंड टीडीएस। कभी सुना है टीडीएस का नाम? फिल्मों में, टीवी में, न्यूज़पेपर में। हाँ, किसी का टीडीएस काट लो मतलब किसी का टैक्स काट लो। इस पूरे क्वेश्चन में मेरे को बताओ
इस वाले टॉपिक में इंटरेस्ट किसके लिए खर्चा और किसके लिए इनकम है? कंपनी के लिए खर्चा और इनकम, डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम ना। तो जिसकी इनकम होती है तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया हुआ है, उस इनकम टैक्स को बोल दिया जाता है टीडीएस, टैक्स डिडक्ट। कौन डिडक्ट करेगी? कंपनी, क्योंकि कंपनी किसी पर्सन को इनकम दे रही है ना, तो इनकम किसकी हुई? डिबेंचर होल्डर की। तो इनकम टैक्स कौन भरेगा? डिबेंचर होल्डर। लेकिन मार्केट में इतने सारे डिबेंचर होल्डर होते हैं, गवर्नमेंट किस किस को पकड़ेगी? तो गवर्नमेंट ने एक ही कंपनी को पकड़ लिया। कहते हैं आप किसी भी डिबेंचर होल्डर को जब भी इंटरेस्ट दोगे ना, तो उसका जो भी टैक्स बनता है काट के हमें जमा करा देना। इसलिए इंटरेस्ट का टॉपिक टीडीएस के साथ जुड़ा होता है। समझ में आ गया? जिसकी इनकम होती है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। तो यहाँ पे इनकम किसकी होगी? डिबेंचर होल्डर की, तो टैक्स भी डिबेंचर होल्डर पे करेंगे। अब छोटे छोटे इतने डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, वो तो भाग जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कंपनी तो नहीं भागेगी ना, कंपनी तो बहुत बड़ी है, तो कंपनी के ऊपर ही हम जिम्मेवारी डाल देते हैं कि डिबेंचर होल्डर को पैसे काट के देना। पांचवा टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट। अभी आप करो, सिर्फ एक लाइन ही लिखवाई है मैंने। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है जब उनको उनके पैसे वापस कर दोगे। और सिक्स्थ है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। एक्सपेंसेस को लिखो P&L अकाउंट के डेबिट में शो करना। सिंपल सा मतलब मैंने लिखवा दिया आपको। जो भी कंपनी के खर्चे होंगे ना, उसको जब आप P&L में तो दिखाओगे ना, खर्चे हम P&L अकाउंट में दिखाते हैं एज अ खर्चा, एज अ लॉस, तो उसको बोला जाता है राइट ऑफ करना। राइट ऑफ हमें लगता है बहुत टेक्निकल शब्द है, कुछ नहीं है यार। जो कंपनी के खर्चे हुए, खर्चे कैसे हुए? कंपनी ने डिस्काउंट पे लोन ले लिया, कंपनी ने लोन लिया 100 रुपए का, बदले में पे कर दिया 105 रुपए, ठीक है। जिसके थ्रू कंपनी ने डिबेंचर इशू किया उसको कमीशन पे कर दी। तो किसी भी तरह के कंपनी के कोई भी खर्चे हुए तो उसको फिर उसी साल के P&L अकाउंट के डेबिट में भी दिखाना पड़ता है, उसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। तो ये आपके पास टॉपिक्स आने वाले हैं, ठीक है जी। एक मेरे को फर्स्ट टॉपिक लिखवाना मैं तो भूल ही गया ना, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन में आज मैं बिल्कुल नहीं कुछ लिखवा रहा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है जी। क्या होता है डिबेंचर्स? क्या होते हैं? एक तरह से लोन लेना, बदले में इंटरेस्ट पे किया जाता है। चलो जी, इधर 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 कशिश, कशिश एक काम करो प्लीज, इस सीट पे आ जाओ। हाँ हाँ, पानी पी के इस सीट पे आ जाओ, या आप उस सीट पे चले जाओ। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप लोगों ने पिछले चैप्टर में बनाई थी, कंपैरेटिव में भी, कॉमन में भी, मतलब P&L अकाउंट। P&L अकाउंट समझ गए ना? ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने वाला हूं मैं, इससे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सबसे पहले क्या आता था P&L अकाउंट में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसने क्या बोला भाई ने? हाँ, बढ़िया है, ठीक है। सबसे पहले आती थी इनकम्स, जिसमें पहला आता था RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर आता था अदर इनकम्स, ठीक है। अभी के लिए मैं P&L स्टेटमेंट क्रक्स में बना रहा हूं, कैसे बनेगी देखते चले जाओ जी। ऑल इनकम्स, वैसे मैं मान लेता हूं, समझ लो पूरे बिजनेस की इनकम हुई है 1000 रुपए, इसमें से सारे खर्चे माइनस कर दो, ऑल एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस 600, समझ लो इनकम हुई है 1000 की। कशिश बेंच पे बैठना, इकट्ठे नहीं बैठना। इनकम्स हुई है 1000 की, समझ लो कंपनी के एक्सपेंस हुए 600 के, तो कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा इस केस में? 400। अभी के लिए मैं ये मान रहा हूं कि खर्चों में ना अभी मैंने इंटरेस्ट नहीं लिखा था, कंपनी का इंटरेस्ट का खर्चा अलग है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो समझ लो वो कंपनी का खर्चा है जी 200 रुपये। अब बताओ कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ? इस प्रॉफिट को हम क्या लिखते हैं? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कंपनी का प्रॉफिट हुआ 200 रुपये। यार मेरे को इंटरेस्ट की फिगर चेंज करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट 100 रुपये। अब देखना प्रॉफिट पीबीटी कितना आएगा? 300। यहां तक कोई दुविधा, कोई दिक्कत? बड़ा सुख है ना। इनकम हुई है 1000 रुपये की, खर्चे हुए 600 रुपये के, टोटल खर्चे कितने हुए सर? टोटल खर्चे हुए 700 के। समझ में आया? टोटल खर्चे कितने के हुए? 700 रुपए के। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? इतना। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं माइनस कर दूंगा टैक्स। मैं टैक्स मान लेता हूं 40% है, तो जितना प्रॉफिट होता है ना, जितनी इनकम होती है उसके ऊपर लगता है 40%। तो बताना 300 का 40% क्या आएगा? 120 रुपए। तो 120 रुपए कंपनी को टैक्स पे करना पड़ गया, तो पैट कितना बच गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 180। अब एक चीज सोचो, यहां तक इमेजिन, देखते हैं कि आप माइंड में कैलकुलेशन कर लोगे। एक छोटी सी कैलकुलेशन दे रहा हूं आप लोगों को, माइंड में करनी है। अगर इसी क्वेश्चन में कंपनी ने लोन ना ले रखा होता, इस क्वेश्चन में मैंने अज्यूम किया कंपनी ने लोन ले रखा है तभी तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में अज्यूम करो कि अगर कंपनी ने लोन ना ले रखा होता तो कंपनी के खर्चे कितने होते? 600। प्रॉफिट कितना आता? सोचो थोड़ा सा। 280 कहां से आता है यार? 100 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? मैंने सिर्फ एक छोटा सा टास्क दिया है जिसमें सोचने लायक भी कुछ नहीं है ना, कोई सोचने लायक भी कुछ नहीं है। कंपनी का मैंने ये माना कि इंटरेस्ट का खर्चा ना होता तो टोटल खर्चा कितना होता? 600। तो प्रॉफिट कितना बनता? 400। टैक्स कितना बनता? नहीं यार, 400 का 40% निकालना, 160 रुपए। 160 रुपए। तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या बनता? 240। जबकि इंटरेस्ट की वजह से, अब टैक्स पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे। अगर कंपनी में इंटरेस्ट होता है तो टैक्स कितना पड़ रहा है कंपनी को? अगर कंपनी में इंटरेस्ट है तो टैक्स कितना आ रहा है? सामने लिखा तो हुआ है, पढ़ना ही है आप लोगों ने। और अगर कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है तो टैक्स कितना आ रहा है? तो इसका मतलब ये है इंटरेस्ट होने की वजह से कंपनी का टैक्स का खर्चा बच गया। क्यों? क्योंकि टैक्स जो है ना कंपनी, इंटरेस्ट जो है वो कंपनी का खर्चा है। कंपनी के खर्चे बढ़ गए तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, प्रॉफिट कम है तो टैक्स कम आएगा। जबकि दूसरे केस में देखो, ये वाले केस में कंपनी का खर्चा था 600 तो प्रॉफिट आया 400। प्रॉफिट ज्यादा आया तो टैक्स भी ज्यादा आएगा। इसलिए जो भी खर्चे होते हैं ना, हमेशा वो हमारे टैक्स को बचा देते हैं, क्योंकि अगर खर्चे ज्यादा होंगे तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो इनकम टैक्स कम होगा। चीज समझ में आई? तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी के टैक्स को बचा देते हैं, ये लाइन याद रखना। तो बिजनेस में हमेशा बंदा कहता है कि यार खर्चे उल्टा ज्यादा से ज्यादा आए। सर खर्चे ज्यादा आएंगे, लेकिन कंपनी में लोग चाहते होते हैं, या बड़े बड़े लोग चाहते हैं सिर्फ कागजों में, किताबों में खर्चे ज्यादा हो, असलियत में कम हो। तो ऐसा हो नहीं पाता। चीज समझ में आ गई? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा? 180 रुपए। अब ये प्रॉफिट में से किसको हिस्सा देंगे? शेयर होल्डर्स को। डिवेंचर होल्डर्स को कौन सा? ये इंटरेस्ट दे तो दिया, ये इंटरेस्ट क्या उनके पापा को गया था कि उनकी मम्मी को गया था? इंटरेस्ट पे कर तो दिया, तो इंटरेस्ट क्या शेयर होल्डर को पे किया होगा? इंटरेस्ट उन्हीं को, डिवेंचर होल्डर को ही तो पे किया होगा। अब जो प्रॉफिट बच गया, अब मालिकों का हिस्सा बच गया। पहले मालिक कौन से होते हैं? जाके ना मुंह धो के आओ, पहले डिवेंचर मालिक होते हैं, डिवेंचर लैंडर्स होते हैं, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। रिकॉर्डिंग में मुझसे गालियां खाने का मन करता है आप लोगों का। पहले होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को समझ लो मैंने
60 रुपए देने थे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 180 में से 60 रुपए दे दिए, तो बाकी बच गए इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये प्रॉफिट किसके लिए है? प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये कंपनी के असली मालिक होते हैं। तो जितना बच गया वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है। अब इक्विटी शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पैसा मिला है वो गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद मिला है कि गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले मिला है? हाथ हटा लो ना, सोचने के लिए थोड़ा सा कॉन्शियसनेस चाहिए। टैक्स से पहले आपको सारे खर्चे पे करने पड़ते हैं। देखो टैक्स आपका यहाँ पे आया था इस स्टेज पे, तो इससे पहले सारे खर्चे पे कर दो, तो हमारे खर्चे आए थे 700। खर्चे हमेशा पहले पे कर देने होते हैं ताकि प्रॉफिट पता चल सके। और गवर्नमेंट खर्चों के ऊपर नहीं टैक्स मांगती, गवर्नमेंट कहती है जितना कमाया है ना, प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर टैक्स दो। तो हमने कमाया कितना था? 300, तो उसके ऊपर टैक्स ले लो। अब टैक्स पे कर दिया 120, बाकी बच गया 180। अब 180 जो बच गया ना, इसमें से मैंने खर्चे भी पे कर दिए आउटसाइडर को। कशी सुन लो, 180 जो मेरा बच गया है, खर्चे भी पे कर चुका हूं मैं अपने क्रेडिटर को, सबको। इंटरेस्ट भी पे कर चुका हूं मैं डिबेंचर होल्डर्स का, गवर्नमेंट का टैक्स भी पे कर चुका हूं। अब जो बचा, अब मालिकों का है। अब मालिक भी दो तरह के, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक इक्विटी शेयर होल्डर। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना होता है, तो जितना भी उनका बनता है मैंने एज्यूम कर लिया, कितना? 60 रुपए। तो बाकी जितना बच गया। सर अगर यहाँ पे ना बचता तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कुछ भी ना मिलता। सर अगर यहाँ पे 10,000 बचते तो सारा का सारा इक्विटी को मिलता। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर मोर रिस्की। ठीक है, जल्दी से बनाओ इसको। P&L स्टेटमेंट फास्ट बन गया? दो नहीं, 8-10। क्या ऊपर करूं अब? खर्चे जो भी होंगे कंपनी का टैक्स बचा देते हैं। क्यों? क्योंकि खर्चे होने से प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम आएगा। तो ये लाइन याद रखना। ठीक है, अगला टॉपिक लिखो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अगला टॉपिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बस आज थोड़ा जल्दी करेंगे यार, अब थोड़ा फास्ट। कंपनी को पैसे किन किन रूपों से मिल सकते हैं? एक, कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, बैंक से लोन ले सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है। ठीक है, 3 तरह के मैं सोर्स वैसे ही मान रहा हूं, सोर्स, और उसके बदले में कंपनी का एक्सपेंस। रजत अब स्पेस छोड़ दो, अब आगे लिखो, नहीं तो फिर ये रह जाएगा। कंपनी का पहला सोर्स होता है, कंपनी शेयर कैपिटल इश्यू कर देती है। शेयर कैपिटल किसके? शेयर होल्डर से। तो बदले में उनको क्या दिया जाता है शेयर होल्डर को? डिविडेंड या इंटरेस्ट? शेयर होल्डर को जो पे किया जाता है, डिविडेंड पे करती है कंपनी। अच्छा, इस क्वेश्चन में डिविडेंड ये है आपका, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया है 60 रुपए का डिविडेंड, इक्विटी वालों को कितने का डिविडेंड दिया है? 120 का। अब मेरे को बताओ, जो डिविडेंड पे कर रहे हैं असली मालिकों को, उनका प्रॉफिट दे रहे हैं टैक्स के बाद या खर्चों के बाद दे रहे हैं कि टैक्स से पहले दे रहे हैं? टैक्स के बाद। सब कुछ कटने के बाद। ठीक है, रजत की ये लाइन याद रख लेना, सब कुछ कटने के बाद। मालिकों को तो पहले सारे अपने खर्चे भुगताने हैं ना, फिर जो बचा घर लेके जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? डिविडेंड आफ्टर एक्सपेंसेस एंड टैक्स। एक्सपेंसेस एंड टैक्स, तो ये वर्ड याद रखना। ठीक है जी। सोर्स का मतलब होता है पैसे कहां कहां से आए। तो पहला सोर्स मैंने क्या बनाया? शेयर कैपिटल से। तो शेयर कैपिटल के बदले में क्या पे करती है कंपनी? डिविडेंड। कब? हमेशा सबसे अंत में, खर्चों के भी बाद, टैक्स के भी बाद। सेकंड नंबर पे, अगर कंपनी ने लोन लिया है फ्रॉम बैंक, तो लोन लिया तो लोन के बदले में आपको क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? इंटरेस्ट कंपनी का क्या है? खर्च है, तो खर्च हमेशा टैक्स से पहले। सबसे पहले खर्चे, फिर टैक्स, फिर डिविडेंड। तो बिफोर एनी टैक्स, बिफोर टैक्स।
तीसरे नंबर पे कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, ये भी तो लोन ही है एक तरह से, बस नेम चेंज है, डिबेंचर्स इशू, दैट इज लोन, ये भी तो एक तरह से लोन ही है। डिबेंचर्स के ऊपर डिविडेंड पे करते हो या इंटरेस्ट पे करते हो? डिबेंचर अगर एक लोन है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दोगे या डिविडेंड दोगे? डिविडेंड देखो मालिकों को देना है, शेयर होल्डर्स को, इनको भी आपने क्या देना है? इंटरेस्ट, ये भी बिफोर टैक्स देना है। रजत ने एक कंपनी में डिबेंचर्स खरीदे, रजत ने एक कंपनी जिसका नाम था इन्फोसिस, इन्फोसिस ने डिबेंचर इशू किए, रजत ने खरीद लिए। इन्फोसिस ने शेयर कैपिटल इशू की, मैंने खरीद लिए। रजत को क्या मिलेगा और मुझे क्या मिलेगा? रजत को इंटरेस्ट मिलेगा और तरुण सर को डिविडेंड मिलेगा। जो लोन लेगा या लोन देगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जो शेयर्स खरीदेगा उसको डिविडेंड। पहले कंपनी इन्फोसिस कंपनी पहले पैसे रजत को देगी या तरुण सर को देगी? पहले रजत को मिलेंगे क्योंकि इंटरेस्ट है। थोड़ा सा कहानी में हाँ, तो थोड़ा कहानी में साथ साथ अपडेट रहो, आज मैं वैसे ही फास्ट करवा रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी। ये समझ में आया कि सबसे पहले इंटरेस्ट वालों को पैसा मिलेगा। रजत को पैसा देने से कंपनी मुकर नहीं सकती, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट है चाहे लॉस है, इंटरेस्ट तो पे करना ही होता है। मालिकों को यानी कि तरुण सर को, शेयर होल्डर्स को जितने मर्जी, अगर तो प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये चीज सिनेरियो समझ में आ गया? अच्छा, आगे लिखो, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट फॉर द कंपनी। बताओ पहले क्या पे करती है कंपनी, फिर क्या पे करती है? अभी ऊपर पढ़ के आए हो, पहले इंटरेस्ट यानी कि आप इसको बोलते हो ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। फर्स्टली ऑल एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट, ठीक है, मैं इसमें इंटरेस्ट भी जोड़ रहा हूं। वैसे तो खर्चों में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाता है, लेकिन हमने जो ऊपर पी एंड एल स्टेटमेंट बनाई थी तो हमने दोनों अलग अलग लिख दिए थे। अच्छा, देन फिर क्या पे करते हैं, देखें जी। थोड़ा सा जाग जाओ, ऊपर देख लो पी एंड एल स्टेटमेंट में पहले डिविडेंड था कशिश, फिर उसके बाद टैक्स होता है। चलो किसी ने तो जवाब दिया, पहले खर्चे पे करने पड़ते हैं, उसके बाद देन टैक्स। टैक्स किसको पे किया जाता है? देन टैक्स टू गवर्नमेंट, फिर डिविडेंड एट द एंड, डिविडेंड, डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, पहले प्रेफरेंस वालों को फिर इक्विटी वालों को। तो ये तो कुछ भी नहीं था, पहले खर्चे पे करने हैं कंपनी ने सारे, फर्स्टली एक्सपेंस, फिर टैक्स, फिर डिविडेंड, बस बात खत्म। आ गया सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, समझ में आ गया? पी एंड एल स्टेटमेंट में क्या था पहले? ऑल इनकम्स, उसमें से सारे खर्चे माइनस कर दो, खर्चों में इंटरेस्ट भी आ जाएगा, तो क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर टैक्स पे कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, फिर डिविडेंड पे कर दो पहले, फिर इक्विटी वालों को। अगर इक्विटी वालों को भी कंपनी सारा डिविडेंड नहीं पे करती, वो भी कंपनी की मर्जी है। कंपनी कहती है इक्विटी वालों के लिए क्या बचा था, इक्विटी वालों के लिए क्या बचा था? 120 रुपए बचे थे। कंपनी कहती है अभी 100 रुपए ले जाओ, 20 रुपए हमने फ्यूचर के लिए अभी अपने पास ही रख लिए हैं, वो इक्विटी वालों के, तो उसको बोला जाता है रिटेन अर्निंग या जर्नल रिजर्व। मतलब कंपनी ने आने वाले खर्चों के लिए या वैसे ही अपने लिए पैसे रख लिए, लेकिन रखेंगे किनके हिस्से का? इक्विटी वालों के हिस्से का। सर अगर कल को फिर वो बोला प्रॉफिट बांटना हो तो सिर्फ इक्विटी वालों को बांटेंगे। तो ये मेरा एक बेसिक खत्म हो गया इश्यू ऑफ डिवेंचर का। अब हम नोट्स शुरू कर रहे हैं अपने जर्नल एंट्रीज वाले। तो पहला टॉपिक देखो क्या लिखवाया था आप लोगों को पीछे पेज। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की जर्नल एंट्रीज। कंपनी डिवेंचर्स का एक प्राइस डिसाइड कर लेती है, जैसे कि 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए।
और उसको ज्यादा से ज्यादा 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकती है, जैसे कंपनी शेयर को मंगवाती थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल ₹10 पर डिवेंचर। कंपनी ने एक डिवेंचर का प्राइस रख लिया, मतलब किसी ने 10 रुपए का एक डिवेंचर खरीदना है तो खरीद लो, उसका ये मतलब होगा उस बंदे ने, उस पर्सन ने कंपनी को 10 रुपए का लोन दे रखा है। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि एक डिवेंचर कंपनी कभी बेचती ही नहीं है, मिनिमम वो रख लेती है कि 50, 100, 200। तो इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होती है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी 10 रुपए को ना, सर 10 रुपए का डिबेंचर है, इसको भी कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगवाएगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ना, 10 रुपए तो एक प्राइस है, लेकिन खरीदने वाले कोई 10,000 खरीदेगा, कोई 1,00,000 खरीदेगा। पहली इंस्टॉलमेंट को क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन। मतलब कंपनी उस 10 रुपए को भी किस्तों में मंगवा सकती है। सेकंड इंस्टॉलमेंट को क्या बोला जाता है? अलॉटमेंट। थर्ड को फर्स्ट कॉल, और फोर्थ को फाइनल, या फिर इसका दूसरा नाम याद है? सेकंड कॉल। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। इसका मतलब है जिस बंदे ने 5,000 डिवेंचर खरीदे, तो 10 रुपए का एक है, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 5,000 इंटू 10, 50,000 रुपए। तो कंपनी सबसे पहले कहती है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दो, एप्लीकेशन। इसका मीनिंग क्या होता था? जो पर्सन कंपनी के डिवेंचर खरीदना चाहता है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, उसमें डेट वगैरह लिखेगा, अपना नेम लिखेगा। पहले आप लिख लो, ढीले ढाले बंदे हैं हमारे। आदित्य जी स्पीड बढ़ाओ, पेपर पूरा नहीं होगा अकाउंट्स का। मैं पहले बोल रहा हूँ पेपर में अगर आप इस स्पीड से चले, टाइम मिलेगा 2 घंटे, पेपर मिलेगा 2.25 घंटे का। कौन? आदित्य जी ये घर पे चमकाने हैं मोती बिंदु। चलो चलो जल्दी जल्दी। घर पे नोट्स बनाने के लिए कॉपी दूंगा अलग से, वहां पे चमकाना, अभी तो ठाठा करो। चलो यार अब ये देख लो, मेरे से नहीं अभी बैठा जा रहा। आदित्य अब इधर ध्यान दो, लिखना बंद। आदित्य यहाँ पे ध्यान दो। जब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो जो पर्सन जितने डिबेंचर खरीदने में इंटरेस्टेड है तो अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा कि मैं 50 डिबेंचर खरीदने हैं। कंपनी ने डिबेंचर का प्राइस, एप्लीकेशन का रेट समझ लो 2 रुपए रखा हुआ है, अलॉटमेंट का 4 रुपए, फर्स्ट कॉल का 3, फाइनल कॉल का 1। तो जितने डिबेंचर खरीदना चाहता है, जैसे समझ लो मिस्टर ए है, वो 5,000 डिबेंचर खरीदना चाहता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में लिख देगा कि मेरा ये नेम है, इस डेट पे मैं इतने डिबेंचर खरीद रहा हूँ, 5,000 खरीदने हैं। तो एप्लीकेशन भर के जब वो पहले पहले एक रिक्वायरमेंट भेजेगा, एक स्टेप लेगा, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, तो उसको बोला जाता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फिर कंपनी में देखो, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, बहुत सारे लोग कंपनी को लोन दे रहे होंगे। हो सकता है कंपनी के पास लोन देने के लिए 1,00,000 डिबेंचर्स हो, एप्लीकेशन आ जाए 1,20,000 की, जिसको हम बोलते थे ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर कंपनी देखेगी कि हमने किसको देने और किसको उसके पैसे रिफंड कर देने हैं, तो उसको बोलते हैं अलॉट करना। तो कंपनी जब अलॉटमेंट की अनाउंसमेंट करेगी कि हमने फलाने बंदे को डिबेंचर दे दिए हैं, फलाने को रिजेक्ट करके उसके पैसे वापस कर दिए, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट, तो उसके टाइम पे फिर वो वाले डिबेंचर होल्डर को सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। फिर कंपनी फ्यूचर में फोन करेगी, घंटे घुमाएगी कि भाई कंपनी को पैसों की जरूरत है, दे जाओ। क्या वो बंदे पैसे देने से मुकर सकते हैं? मुकर भी सकते हैं, लेकिन 10 रुपए तक तो उनके पैसे पे करने ही थे ना। तो इसलिए कंपनी तीसरे इंस्टॉलमेंट मंगवा सकती है फर्स्ट कॉल की, और चौथी मंगवा सकती है फाइनल कॉल की। तो टोटल 10 रुपए कंपनी ने डिबेंचर का प्राइस रखा था। वो तो कंपनी एक अच्छी कंपनी है ना जिसने किस्तों में ले लिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, याद है? कि प्रैक्टिकली आज की डेट में कंपनियां कोई भी किस्तों में मंगवाती नहीं है, वो इकट्ठा ही मंगवा लेती हैं। यार जिसको पैसों की जरूरत है तो वो डिबेंचर इशू कर ही क्यों रही है? क्योंकि उसको पैसों की जरूरत है ना। तो अगर उसने इंस्टॉलमेंट पे ही मंगाने होते फिर वो कम डिबेंचर इशू कर देते।
तो कंपनी अगर इतने ज्यादा डिबेंचर इश्यू कर रही है तो इसका मतलब है वो सारे के सारे पैसे इकट्ठे मंगवा लेती है 10 रुपए। लेकिन कंपनी हैज द ऑप्शन टू कलेक्ट द मनी इन इंस्टॉलमेंट्स, उसको बोल दिया जाता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, अब एंट्री सबसे पहले एप्लीकेशन के पैसे डिबेंचर होल्डर पे करेंगे। दो तरह की एंट्रीज करेगी कंपनी, एक पैसे मिलने की और एक उसको ड्यू करने की, मतलब उसको रिकॉर्ड करने की। तो एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा मिलेगा, तभी तो पता चलेगा कौन कौन इंटरेस्टेड है, फिर कंपनी रिकॉर्ड करेगी एंट्री, यानी कि ड्यू करेगी। एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी को पता चल जाएगा कितनी एप्लीकेशन आई है, कितने पैसे आए हैं, कौन कौन मेरे डिबेंचर होल्डर्स हैं। फिर जो अगली 3 किश्तें हैं वहां पे पहले कंपनी रिकॉर्ड करेगी, यानी कि ड्यू करेगी, फिर पैसे मंगवाएगी। एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा मंगवाया जाता है इन एडवांस, बाकियों के केस में पहले उनको बोल दिया जाता है, बाद में पैसा आता है। बना लो जी फॉर्मेट। फॉर्मेट बना के एंट्रीज करनी है। व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, तो सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिल गई, बैंक अकाउंट डेबिट, तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। देखना एप्लीकेशन के क्या पैसे रखे थे हमने, 2 रुपए। वैसे अभी एक ही मान लेता हूं मैं, ठीक है, अभी के लिए मैं 2 रुपए ही मान रहा हूं। जितने डिबेंचर्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चंस में। टू डिबेंचर एप्लीकेशन, वहां पे शेयर एप्लीकेशन होता था, यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर के साथ इंटरेस्ट रेट भी होगा, क्वेश्चन में वो भी लिखना पड़ेगा। टू डिबेंचर एप्लीकेशन, इसका मतलब है कंपनी को 2 रुपए मिल गए एप्लीकेशन के बदले में, मतलब लोगों ने एप्लीकेशन लिखी होगी, अप्लाई किए होंगे डिबेंचर्स। एंट्री नंबर 2, अब वो एप्लीकेशन मनी को कंपनी रिकॉर्ड करेगी, उसको बोलते हैं ड्यू करना। व्हेन एप्लीकेशन मनी ड्यू, पहले डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था, अब अपोजिट कर दो। हम्म डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब कंपनी बदले में शेयर्स नहीं इश्यू कर रही, यहाँ पे डिबेंचर इश्यू कर रही है, तो डिबेंचर का नेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 9% डिबेंचर है तो लिखा जाता है टू 9% डिबेंचर्स। और मैंने आपको बताया था डिबेंचर्स कंपनी की एसेट्स होती हैं या लाइबिलिटी, क्यों, क्योंकि कंपनी ने लोन लिया है। ठीक है, तो टू डिबेंचर, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में आती है, यहां से प्रूफ भी हो गया, देखो ये लाइबिलिटी है जिसको मैं एरो डाल रहा हूं। लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट में आती हैं, तो क्रेडिट में आ गई। एंट्री नंबर 3, यानी कि ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज हो गई। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट की होगी। अब अगली इंस्टॉलमेंट में पहले पैसे नहीं मिलेंगे, पहले ड्यू करेंगे, क्योंकि अब तो मेरे को पता लग गया ना मेरे डिबेंचर होल्डर्स कौन कौन से हैं, इसलिए अब क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे फिर पैसे मंगवाएंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नेम बताओ, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू। व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, एक मिनट रुको रुको रुको। अलॉटमेंट मनी ड्यू 3 केस हो सकते हैं, या तो पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। मैं इधर ही एक ही बार खत्म कर दूंगा, तो सबसे पहला 3 का ए, इफ एट पार। एट पार का मतलब 10 वाला 10 में, 2 वाला 2 में, 3 वाला 3 में, तो यहाँ पे एंट्री वही बनेगी, डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। वैसे ना डिवेंचर अलॉटमेंट के साथ भी 9% लिखना था, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चंस में हम लिख लेंगे। अभी के लिए मेरे को टॉपिक एंट्री समझानी है, टू 9% डिवेंचर्स। देखना अलॉटमेंट का रेट क्या था, 4 रुपीज, तो 4 पे। ये कंपनी ने अब ड्यू किया अभी। अच्छा जी, अगर बी, थर्ड का बी, इफ एड प्रीमियम,
4+1, मतलब 4 वाला डिबेंचर कंपनी कितने में इश्यू कर रही है? 5 रुपए में। कितने का प्रीमियम हुआ? स्क्रीन पे दिख रहा है कितने का प्रीमियम है? 1 रुपए का। सोचो सोचो, हाँ, डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। अच्छा, प्रीमियम पे कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रही है 4 वाला, मतलब कोई चीज है कंपनी 4 वाली 5 रुपए में इश्यू कर रही है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है ना, क्योंकि 4 वाला 5 में, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में आते हैं। तो डिबेंचर अलॉटमेंट का रेट कंपनी ने क्या रखा है इस केस में? 5 रुपए, तो यहां 5 आएगा। 2 डिबेंचर्स, लेकिन वो डिबेंचर था कितने का? तो डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आती है 4 पे, तो जो प्रॉफिट है उसको क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। ये किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ शेयर की जगह वर्ड डिबेंचर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट मुझे लगता है सी पार्ट अपने आप सोच सकते हो, प्रीमियम वाले का उल्टा बन जाएगा बस। इफ एट डिस्काउंट, यहां पे मैं मान लेता हूं 1 रुपये डिस्काउंट है, 1 रुपीज डिस्काउंट, तो कितने वाला डिबेंचर कितने में इश्यू कर रहे होंगे? 4 वाला 3 में, बिल्कुल ठीक है। तो अलॉटमेंट का रेट आपका 4 से गिर के कितना हो गया? 3, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 रुपए। तो डिस्काउंट आ जाएगा, बात ही खत्म। डिबेंचर अलॉटमेंट का रेट कितना था? ऊपर वाले केस में देखो डिबेंचर 4 वाला 5 में कर दिया था, तो वहां पे 5 लिख दिया था। अब 4 वाला 3 में कर दिया, तो 1 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? अब लॉस हमेशा डेबिट में आते हैं, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में, लॉस हमेशा डेबिट में। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वर्ड यही होता है कि डिबेंचर्स के इश्यू पे आप डिस्काउंट कितने का दे रहे हो? 1 का, तो ये कंपनी का बेटा लॉस है, लॉस, सो डेबिट, साथ ही लिखवा दिया मैंने। और डिबेंचर का असली प्राइस क्या था? तो 2 डिबेंचर 4। डिबेंचर के सामने हमेशा असली प्राइस आता है जिसको पार वैल्यू बोलते हैं। केस नंबर सी समझ में आया है? केस नंबर बी में देखो डिबेंचर के सामने क्या वैल्यू लिखी है? 5 लिखी है। फिर मेरे को रिकॉर्डिंग के सामने गुस्सा दिलाते हो, मैं इतना कंट्रोल करता हूं। केस नंबर सी में रजत, केस नंबर सी में डिबेंचर की वैल्यू क्या लिखी है? डिबेंचर की। केस नंबर बी में, केस नंबर ए में, केस नंबर ए में तो है ही 4। चलो, नहीं तो मेरे को शायद मैं ही टीचिंग भूल जाऊंगा। मेरा सिंपल सा मैं एक ही आपको याद करवा देता हूँ कि डिबेंचर के सामने, नहीं 4 नहीं, डिबेंचर के सामने जो असली रेट होता है वो आता है। अब बाकी पता नहीं आप अपनी बुक में से भी, कॉपी में से भी नहीं पढ़ पाते या क्या होता है, मेरे को समझ नहीं आती। तो थर्ड एंट्री हमारी हो चुकी है। थर्ड का किसी भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा कि एक ही क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं, डिस्काउंट का भी आ जाए, प्रीमियम का भी। तो 3 का ए बी सी में से कोई एक ही पार्ट आएगा, कोई भी पार्ट आएगा, हमें वैसे करना पड़ेगा। फोर्थ एंट्री, व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, अभी तो अलॉटमेंट मनी ड्यू किया ना, सिर्फ रिकॉर्ड किया हमने। व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, अब अलॉटमेंट मनी के पैसे हमें मिल रहे हैं, तो जब पैसे मिलते हैं तो वो डेबिट में आ जाते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज के पैसे मिल रहे हैं? अलॉटमेंट के, तो 2 डिबेंचर्स अलॉटमेंट। अगर पार वाला केस होगा तो 4 पे मिल जाएंगे, प्रीमियम वाला केस होगा तो 5 रुपए, और डिस्काउंट वाला होगा तो 3 रुपए। पार वाला होगा तो 4 पे, प्रीमियम वाले में 5 रुपए, डिस्काउंट वाले में 3 रुपए। वो तो क्वेश्चन में देख के पता चलेगा ना। फिफ्थ और सेवंथ एंट्री को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि फर्स्ट और फाइनल कॉल इकट्ठी है। तो व्हेन
अच्छा, आप पहले पैसे मंगवाऊंगे, पहले मैं ड्यू करूंगा? ड्यू करेंगे। पैसे सिर्फ पहले मिलते हैं एप्लीकेशन के केस में, बाकी सभी केसेस में पहले ड्यू करनी पड़ती है। व्हेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज मेड, यानी कि ड्यू। तो अगर फर्स्ट और फाइनल कॉल आपने ड्यू कर ली, मेड कर ली, डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स दी होगे। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में जहां पे 10 रुपए को बाइफरकेट करवाया था, फर्स्ट और फाइनल कॉल का टोटल बताओ, क्योंकि इकट्ठी एंट्री की है मैंने। 4 रुपए है। 3 + 1, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल के थे, 1 रुपीज फाइनल कॉल के थे, तो टोटल आ गया था 4 रुपए। क्योंकि मैंने एंट्री कंबाइंड कर दी तो रेट भी तो 4 पे लिखना पड़ेगा, तभी 10 रुपए पूरे होंगे। और अगली एंट्री कौन सी होगी? 6th एंड 8th। व्हेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, व्हेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, तो जब पैसे मिल जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सोचो 5000 के डिबेंचर्स थे, वैसे मैं एक बार फिगर लिखना चाहता हूं। सोचो 5000 डिबेंचर्स थे, रेट क्या चल रहा है अब? 4 रुपए ना, दोनों को कंबाइंड मिला के। इसमें से 200 डिबेंचर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी को टोटल कितना पैसा मिला होगा? 5000 टोटल डिबेंचर्स हैं, 200 वालों ने, तो 200 वालों ने पैसे नहीं दिए, तो 4 रुपए का रेट चल रहा है। 800, एक मिनट मैं गलत कर रहा हूं ना, एक सेकंड। 5000 में से 200 वालों ने पैसा नहीं दिया, तो कितनों ने पैसा दिया होगा? 4800 वालों ने पैसा दिया होगा, 300 नहीं, थोड़ा सा जीरो देखो ज्यादा। 5000 टोटल थे, 200 वालों ने पैसा नहीं दिया, तो कितनों ने पे किया होगा? 4800 वालों ने। कितना? 4 पे। क्या बनता है? तो यहाँ पे 19200 आ जाएगा। ये भी मैंने साथ साथ आपको करवा दिया। अगर कुछ लोग पैसे नहीं देते तो टोटल में से वो माइनस कर देना, मल्टीप्लाई कर देना जो भी इंस्टॉलमेंट का रेट होगा। तो पहला टॉपिक आपका खत्म हुआ, जो चैप्टर का बेस था जर्नल एंट्रीज, जो इश्यू से लेके मतलब सारी इंस्टॉलमेंट तक थी। अगला टॉपिक देखना क्या था, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में। ठीक है, पहले इसमें नोट लिखो। नोट नंबर 1, इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड, इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड ड्यूरिंग होल ड्यूरेशन। चाहे 10 साल के डिबेंचर हैं, चाहे 5 साल के, डिबेंचर का रेट अगर 8% डिसाइड हो गया तो वही का वही होगा। ठीक है, कंपनी कैन इश्यू डिबेंचर्स, कंपनी कैन इश्यू डिबेंचर्स एट डिस्काउंट विदाउट एनी लिमिट। यानी सर कंपनी 10 वाला डिबेंचर 3 रुपए में भी दे सकती है, 7 रुपीज डिबेंचर, 7% डिस्काउंट पे। यस, शेयर्स डिस्काउंट पे देना अलाउड नहीं होता था कंपनी को, डिबेंचर्स अलाउड है विदाउट एनी लिमिट। चलो आगे टॉपिक नंबर 2, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। लिखो जी लिखो, अगला टॉपिक लिखो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो, बदले में पैसे देने हैं, तो उन पैसे देने को बोलते हैं कंसिडरेशन।
इश्यू डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश को छोड़ के। अदर देन कैश का मतलब होता है कैश के अलावा। तो आपने किसी कंपनी से कैमरा खरीदा, मोबाइल खरीदा, एसेट्स खरीद ली, मशीन खरीद ली, बदले में उसको कैश नहीं दे रहे। अगर कैश देते तो अदर देन की जगह आ जाता इन कैश। अदर देन का मतलब होता है उसके अलावा, तो कैश के अलावा आप उसको डिवेंचर दे रहे हो, तो बात तो एक ही है। तो इसकी जर्नल एंट्रीज लिखो, पहले इसका मीनिंग लिख लो। तीन टॉपिक बताया तो था, बस 5-5 मिनट के हैं, अभी के अभी खत्म हो जाएंगे। मेन टॉपिक समझाने वाला था, बाकी तो ये 2-2, 3-3 एंट्रीज हैं। मीनिंग पॉइंट नंबर 1, जल्दी जल्दी जल्दी। इफ कंपनी परचेजेस एनी एसेट फ्रॉम एनी वेंडर, वेंडर मतलब जिससे हम खरीद रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम एनी वेंडर, देन इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश या चेक। अब आपको पता लग गया ना, कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स होता है, चेक, बैंक ड्राफ्ट, ये सब चीजें। देन इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश या चेक, कंपनी पेज हिम डिबेंचर्स। इट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो कंपनी वो डिबेंचर्स डिस्काउंट पे भी इश्यू कर सकती है, प्रीमियम पे भी, वो तो दोनों पार्टीज की आपसी सेटलमेंट की बात है। बनाओ फॉर्मेट। तो उसकी क्या जर्नल एंट्रीज करेगी फिर इस केस में, प्रोसेस समझ में आ गया? एक सेकंड, जर्नल एंट्रीज के अलावा पहले मेरे को वो बताना पड़ेगा। ये है कंपनी, ये है वेंडर, जल्दी बनाओ, बड़ा छोटा सा टॉपिक है। वेंडर ने कंपनी को क्या बेचा, पढ़ना, 2 लाइनें लिखवाई हैं। कोई एसेट बेची, तो ये देखो यहाँ पे मैंने एरो बना दिया एसेट्स का। बदले में कंपनी क्या पे कर रही है, कैश या डिबेंचर्स? तो यहां पे आपने ऐसे बनाना है, कैश नहीं, डिबेंचर्स हाँ। अगर कैश पे करती तो टॉपिक होता इन कैश, यहाँ पे अदर देन कैश है, मतलब कैश के अलावा, तो कंपनी इनको डिबेंचर्स दे रही है। एरो समझ में आ गई? ये एरो नंबर 1 है, यहां से पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2। पहले एसेट्स खरीदी गई हैं कि पहले डिबेंचर दिए गए हैं? ऑब्वियस एसेट खरीदेंगे तभी तो किसी को पेमेंट देंगे। चलो जी, जर्नल एंट्रीज टोटल 4 एंट्रीज होनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मेट बना लो। फर्स्ट, व्हेन एसेट इज परचेज्ड, जब हम एसेट खरीदेंगे तो कंपनी के पास एसेट आएगी या जाएगी, आ रही है कि जा रही है? तो आ रही है तो डेबिट हो जाएगा, रियल रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एसेट आ रही है तो एसेट का नेम लिख दो, एसेट्स अकाउंट डेबिट। सर अगर इसकी जगह बाइक आ रही होती तो हम लिख देते बाइक अकाउंट डेबिट। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट किससे आ रही है, वेंडर से, तो वेंडर का नेम लिखेंगे, टू वेंडर अकाउंट। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में हम पैसा दे रहे हैं कि डिबेंचर्स दे रहे हैं? इस केस में हम डिबेंचर्स दे रहे हैं, हमारा टॉपिक ही वही है, हमारे पास कैश है नहीं देने के लिए। व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड टू वेंडर,
पॉइंट नंबर ए, एट पार। अगर आप उसको एट पार पे दे रहे हो, यहाँ पे ना एक काम करो, एसेट्स की ना अमाउंट भर दो यार 100 रुपए की। सर 100 रुपए की कौन सी एसेट होती है? आपने चार्जर खरीदा होगा, चार्जर भी मेरी एसेट है, 100 रुपए का मान लो। चलो मैं एक और काम करवाता हूँ, नहीं तो रजत कहेगा ऐसे ऐसे। ये देखो, ये रुपीज इन लैक्स है। अब ठीक है, तो 100 लाख यानी कि 1 करोड़ की। और बड़ी आम बात है, अगर आप किसी चीनी फैक्ट्री में, किसी वाइन फैक्ट्री में, कोई भी बड़ी एक छोटी सी फैक्ट्री में भी चले जाओ ना, तो 1 करोड़ की प्लांट और मशीनरी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मेरे किसी एक क्लाइंट ने ना वो लगाना था प्रोजेक्ट, क्या बनाते हैं अपन, केचप, टमाटो केचप और कुछ ग्रीन चटनी, उनकी प्लांट मशीनरी लगानी थी। तो उनका ओवरऑल प्लांट मशीनरी, चिमनीज, ये वो करके उनका 1.25 करोड़ का बजट बना था। सिर्फ देखो, सिर्फ उन्होंने सॉस चटनियां वगैरह बनानी थी, तो उसका जो प्रॉपर उन्होंने फैक्ट्री में एलोकेशन की थी 1.25 करोड़ की प्लांट मशीनरी। बिल्डिंग अलग, सैलरी का खर्चा अलग, टमाटरों का खर्चा अलग, पुदीने धनिए का खर्चा अलग, सिर्फ प्लांट मशीनरी जिसके थ्रू बनानी थी, पैकिंग करनी थी, वो 1.25 करोड़। और जगह कितनी? हमारी ये जितनी जगह दिख रही है इसका 1/3 जगह, सिर्फ इसका सिर्फ 1/3, मतलब वो कैबिन वाली जगह लगा लो आप, बस उतनी सी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 1.5-1.25 करोड़ का प्रोजेक्ट लग जाता है। अभी आप थोड़े से और बड़े हो गए, कभी कल को आपको पता चलेगा ना, विजिट वो किया करो यूट्यूब पे मशीनरीज, आपको पता चल जाएगा कि 1-2 करोड़ में तो मशीनरीज बनती ही नहीं। अब जिन्होंने मोबाइल बनाने होते हैं, लैपटॉप बनाने होते हैं, या बड़े बड़े ये कोई और प्रोजेक्ट होते हैं, 5-5, 10-10, 15-15 करोड़ से प्रोजेक्ट शुरू होते हैं मशीनरीज के, तो बड़ी आम बात है। चलो, कंपनी ने 100 लाख की मशीनरी खरीदी, बदले में डिवेंचर देने हैं, तो डिवेंचर दे रहे हैं एट पार, तो एंट्री बन जाएगी। पहले वेंडर को क्रेडिट किया था ना एंट्री खरीदते टाइम, अब वेंडर को डेबिट कर दो, क्योंकि उसका अकाउंट तो नील करना है ना, वेंडर अकाउंट डेबिट। अगर मैं उसको कैश दे रहा होता तो 2 कैश आ जाता, अब मैं उसको 2 कैश दे रहा हूं कि डिवेंचर दे रहा हूं, तो 2 डिवेंचर्स आ जाएगा। समझ लो, अभी मैंने 100 लाख वाले डिवेंचर 100 लाख में दे दिए। अगर मैं उसको डिवेंचर दे रहा हूं एट प्रीमियम, अब आएगा मजा, जब आपका दिमाग घूमेगा। देखना, एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं आने वाला। पहला, एट प्रीमियम पे डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, तो ये किसके लिए फायदा हुआ, किसके लिए नुकसान हुआ? अभी क्वेश्चन पूछा उसको, आप सुनो ना। हाँ, तो कंपनी के लिए फायदा है, वो 5 वाला शेयर महंगे पे बेच रही है। हाँ चलो, अच्छा सोचा, लेकिन अगर मेरे को लगता है अगर मैं ये लाइन चैलेंजिंग वाली ना बोलता, फिर आप ना सोचते। आपने पार्टिसिपेट नहीं किया ना मेरे आंसर में। पता लगा मैंने क्या पूछा था? पता लगा मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? नहीं ना, तो वो सीखने वाला वो 1 सेकंड था, एक मूवमेंट था, वो आपने गवा दिया। ठीक है, तो कंपनी के लिए फायदा है, तो एंट्री क्या बनेगी? वेंडर अकाउंट डेबिट। मतलब वेंडर को पहले आपने क्रेडिट किया था, आप डेबिट करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर को 100 रुपए देने हैं, तो 100 रुपए लिख दो। 2 डिवेंचर्स, मतलब 20% समझ लो प्रीमियम चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो समझ लो आपने 80 रुपए के डिवेंचर दिए और बाकी आपको प्रॉफिट हो गया, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। इस क्वेश्चन में ना ऐसे लगता है कि प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं तो कंपनी के लिए लॉस होगा, महंगा, लेकिन कंपनी अपने डिवेंचर को महंगा दे रही है। अच्छा, और अगर एट डिस्काउंट होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट। हाँ, तो समझ लो सी पार्ट एट डिस्काउंट। सी पार्ट में आप उसको पैसे, आपने उसको कितने देने हैं वेंडर को? अभी भी 100 रुपए ना। फर्स्ट एंट्री में अगर आप देखोगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को तो 100 से ही डेबिट करना है। उसका रीजन ये है क्योंकि पहली एंट्री में आपने वेंडर को क्रेडिट 100 से किया था, तो उसका खाता तो उतने से ही बंद करोगे ना, तो वेंडर अकाउंट डेबिट तो 100 ही करोगे, लेकिन आपने 15 रुपए उसको ज्यादा दे रहे हो, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 15 रुपए। 2 डिवेंचर्स, मतलब आपने उसको डिवेंचर कितने के पे कर दिए होंगे? इसमें कंपनी का लॉस है, क्योंकि आपने 100 रुपए का सामान खरीदा था और पैसे यानी कि कोई चीज आपने दे दी 115 की, तो कंपनी को 15 का घाटा हो गया, इसलिए देखो ये घाटा यानी कि लॉस कंपनी के डेबिट में आ गया।
नहीं, गलत बोल रहे हो। हमने चीज ली है 100 रुपए की, दिए 115 है, तो फिर लॉस कैसे हो गया जो आप बोल रहे हो? इसने गलत बोला है। एट डिस्काउंट में आपने चीज 100 रुपए की ली है, मशीनरी, जबकि उसको डिबेंचर दे दिया आपने 115 रुपए की, तो 15 रुपए का नुकसान इस केस में कंपनी को हुआ है। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन करेंगे कल, एक दो छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं।